नेपाल में भारत के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, कुछ महीनों पहले ही सर हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र केएस हैं, एडिटर हैं नागरिक टाइम्स के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निर्मलानी अधिकारी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं काठमांडू से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजीव सिंह पुरी जी, आप ही के साथ इस बात की, इस चर्चा की, इस डिस्कशन का मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिन दो देशों के रिश्तों की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो सदियों पुराने रिश्ते हैं। वो ऐसे रिश्ते हैं जिनमें पासपोर्ट का बंधन नहीं रहा। वो ऐसे रिश्ते हैं जहां पर नेपाल से आकर लोग गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं और नेपालियों के नाम पर ये गोरखा रेजिमेंट है। यहां पर हम जब बात करते हैं तो हम राम बारात की बात करते हैं जो अयोध्या से निकलकर जनकपुर तक जाती है। तो ये इतने पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक, इतने प्रगाढ़ संबंध, क्या हो गया ऐसा कि दरार आ गई? अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं, इनका शायद दुनिया में कोई भी ऐसा मिसाल नहीं है। ये रिश्ते जो कहते हैं भूगोल से जुड़े हुए हैं, ये इतिहास से जुड़े हुए हैं, ये लोगों के बीच के रिश्ते हैं और बहुत ही अटूट हैं। मैं मानता हूं कि आज के दौरे में, जबकि जिसको कहते हैं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक किस्म का दरार आ गया है इंडिया और नेपाल के बीच में, तब भी हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारे लोगों के लेवल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो रहेंगे स्ट्रांग। अब मैं आपको एक मिनट जरा थोड़ा सा कहूं। केपी शर्मा ओली जी ने एक सरकार बनाई जिसमें दो पार्टियों का गठन हुआ 2017 में। उन्होंने इलेक्शन लड़ी, बहुत शानदार उनकी जीत हुई। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान प्रचंड जी और उनका, जिसको कहते हैं एक किस्म का पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था। अब उस एग्रीमेंट कितनी देर ही चलता है, ये तो कोई भी कहीं भी राजनीति में नहीं चलता कि हर समय चलता रहे। अब ओली जी कहते हैं कि मैं बैठा हूं, मैं ही बैठा रहूंगा। प्रचंड जी जरूर चाहते होंगे कि आप हटिए, मेरी बात। इस सारे, ये है जिसको कहते हैं बेस। नेपाल की राजनीति में ये हमेशा रहा है कि मेरी बारी, आपकी बारी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये ऐसे चलता रहा है। इस सारे गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भारत है वो वहां पर एक ऐसा किस्म का एक, जिसको कहते हैं प्ले बोर्ड है। भारत के ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट राजनीति वहां चलती है। अब इसका बहुत सारे कारण है, उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी तरीके से भारत को चुनौती देखते नजर आ जाएं तो आपका पलड़ा भारी हो जाता है वहां पर। केपी शर्मा ओली जी ने भी यही कोशिश की। ये इनफैक्ट पिछले 1-1.5 महीने से वो कोशिश करी जा रहे हैं। इसके कारण उन्होंने एक ऐसी चाल चल दी जिसके कारण उनको कभी लोग ये नहीं भूल पाएंगे कि इन्होंने भारत और नेपाल के बीच में जो आती हैं हर रोज की पॉलिटिकल टेंशन, आप उसको यूज करें, उसके बीच में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। ये जो नक्शे में उन्होंने भारत की एक टेरिटरी को नेपाली टेरिटरी दिखा दी। मैं आऊंगी आपके पास, आपने नक्शे का जिक्र किया है, नक्शे पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक नेपाल में मौजूद रहा उसका आप बहुत ही अहम हिस्सा भी रहे। यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच संबंध, जब मैं कहती हूँ प्रगाढ़ संबंध रहे तो मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। जैसा कि पहले ही मैंने हाईलाइट किया, दोनों ही देशों के लोग बिना किसी पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। रोटी और बेटी का रिश्ता, जी हाँ, शादियां हो सकती हैं, कामकाज के लिए लोग आ जा सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता, ऐतिहासिक संबंध आप इसे समझिए। जनकपुर में भगवान श्री राम की शादी हुई थी। राम बारात का मैंने जिक्र किया, हर साल ये बारात निकलती है। केदारनाथ मंदिर का देखिए धार्मिक संबंध है। केदारनाथ मंदिर का किस तरह से आधा भाग पशुपतिनाथ मंदिर में है। पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे थे। नेपाल के गोरखाओं के नाम पर कैसे भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है, बड़ी संख्या में नेपाल मूल के सैनिक गोरखा रेजिमेंट में तैनात भी हैं। ये हम आपको सामरिक संबंध बता रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि क्या ऐतिहासिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, सामरिक संबंध है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल यही है, जब इतने गहरे संबंध हैं तो फिर ये दरार कैसे आ गई? जी बिल्कुल आदित्य, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जी न्यूज टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, और नमस्कार भी करना चाहूंगा मंजीव सिंह पुरी साहब को। कुछ समय पहले तक वो हमारे नेपाल के राजदूत थे भारत के लिए। और मैं अपना बात रखना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि ये हमको खुद कुछ सवाल पूछनी चाहिए कि ये अवस्था आई क्यों।
कहीं ना कहीं भारतीय डिप्लोमेसी में कमजोरी हो गई, या कहीं ना कहीं भारतीय डिप्लोमेसी जिस तरह से करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। इसमें भी हो सकता है। हम लोग ज्यादातर बात चाइना को लेकर करते हैं कि चाइना ने ये कर दिया वो कर दिया, इसी को लेके हम बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। तो खत्म ये होती है कि भारत का जो रुतबा था नेपाल के ऊपर या नेपाल में पहले से, वो अभी क्यों कम हो गया, या भारत का डिप्लोमेसी क्यों कमजोर हो गई, या भारत का डिप्लोमेसी जो पहले वाला अवस्था था वो अभी क्यों नहीं है, ये सवाल भी पूछना जरूरी हो गया। एक बात ये है। दूसरा ये है कि आपको ये पता होगा कि पहले भारत में भारतीय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और नेपाल में नेपाली कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी कि कांग्रेस टू कांग्रेस का एक संबंध बना हुआ करता था। लेकिन अभी नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका मेन उद्देश्य ही कम्युनिस्ट विरोधी उद्देश्य है। तो ये दो विचारधारा के कारण से, और डिप्लोमेसी चैनल में जो पहले वाला एक रटी रटाई बयान है, रोटी बेटी का संबंध, धार्मिक संबंध, ये पहले वाला अवस्था था। जैसे कि भारत में ये कहा जाता है कि हम अब अच्छा रोटी बेटी पुराने वाला है, रोटी बेटी पुराने वाला है, नया वाला क्या है वीरेंद्र जी? नया वाला चीनी मिलावट है, नया वाला चीनी मिलावट है, ये कहा जाता है कि नहीं, नया वाला चीनी मिलावट है। इसी तरह से ओली साहब ये साबित करना चाहते हैं कि हम नया नेपाल है। नया नेपाल जाहिर सी बात है कि पीछे जो बैकअप होगी ही, ऐसा नहीं कि बैकअप नहीं है। तो बैकअप में जो पहले अवस्था था भारत का, वो अभी कमजोरी दिख रहा है, भारतीय डिप्लोमेसी कमजोरी दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि आप उस नेपाल की बात करते हैं यहाँ पर लग रहे वीरेंद्र जी। मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। मैं चाहती तो आपको बहुत पहले इंटरप्ट कर देती जब आप भारत की डिप्लोमेसी को अटैक कर रहे थे, लेकिन सुनिए मेरी बात। ये नया नेपाल है जिसमें चीन की पूरे तरीके से अतिक्रमण हो चुका है। ये नया नेपाल है जो इंडिपेंडेंटली अब कुछ सोच नहीं पाता है, चीन के इशारे पर काम करता है। ये नया नेपाल है जो सदियों पुराने संबंधों को दरकिनार कर देता है। ऐसे ही नेपाल को देखना चाहते हैं आप? ऐसे ही नेपाल को जो दोस्ती तोड़ने में चीनी रिश्वत के माध्यम से? बिल्कुल नहीं है। नेपाली, कोई भी नेपाली ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए भारत के साथ एक रिश्तेदारी है। ऐसा नहीं कि भारत के साथ सिर्फ कूटनीतिक संबंध है, भारत के साथ एक रिश्तेदारी भी है। भले ही दो देश के सरकार एक अपनी जगह पे रिलेशन खराब कर ले तो आम पब्लिक में उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भले ही दूसरा देश का सवाल हो जाए, दो देश का सवाल हो जाए, तो वहां एक सोचने की अचंभा हो जाती है। यही मेरा पॉइंट था। अच्छा हुआ आपने देश की जनता का जिक्र किया, अच्छा हुआ आपने देश की जनता का जिक्र किया, क्योंकि मेरा सवाल यही है, जो ओली जी एक्ट कर रहे हैं चीन के इशारों पर, कभी नेपाल की जनता से उन्होंने कुछ पूछा है? नेपाल की जनता की सहमति ली है? नेपाल की जनता की रजामंदी है इसमें? लेकिन आपने डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछा। मनजीव सिंह पुरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनजीव सिंह पुरी जी, दीजिए जवाब सर। अदिति जी, देखिए ऐसा है, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि भारत का पलड़ा नेपाल में हमेशा भारी रहता है, क्योंकि लोगों के स्तर पे ये हमारे बहुत जबरदस्त वहां पर संपर्क हैं, और इन संपर्क को हम लोग चाहें भी तो इनको नहीं तोड़ सकते। लेकिन कूटनीतिक और सरकारों के लेवल के जो रिश्ते होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप नोट करिए, ओली जी ने दो चीजें की जो दो देश बिल्कुल इतने घनिष्ठ नेबर होते हैं उसके बीच में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक है जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात है। देखिए थोड़ी बहुत डिस्प्यूट जरूर होती रहती है, ये कोई आम बात है, लेकिन आप एक जिसको कहते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन करिए, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं अनटेनेबल, नॉट एक्सेप्टेबल चीज, और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी चीज शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, उन्होंने अभी हाल ही में अपनी जो नागरिकता का जो लॉ है उसको बदला है, और जो भारत से या किसी और देश से लेडीज आती हैं जिनकी नेपाल में शादी होती है, उनको नागरिकता के लिए अप्रूवल करने का अब 7 साल का समय दीजिए। अब आप नोट करिएगा, दो चीजें बहुत अहम होती हैं, दो देश जो बिल्कुल इतने घनिष्ठ हों और ज्योग्राफिकली लिंक्ड हो। एक होती है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, दूसरा होता है लोगों के बीच में। अब दोनों के बीच में आप दरार डालने की कोशिश, मेरा ख्याल इसे मानेंगे नहीं और मान भी नहीं रहे। इसी कारण ओली जी को और उनके अपनी जो पार्टी है उसके बीच में अब बहुत बड़ी चुनौती आ रही। आपने राष्ट्रवाद का नाम लेके मैप वगैरह तो कर दिया, ये कानून भी बना दिया, लेकिन इसके बाद एकदम लोग सोचते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी सोचते हैं कि भैया जो हमारा सबसे अटूट रिश्ता है, जो रिश्ता हमें फायदा देता है, जो रिश्ता हमारा नेचुरल रिश्ता है, आप उसमें दरार डाल रहे हैं, ये तो नहीं चल सकती गेम। तो इसलिए उनको बहुत बड़ी चुनौती है अपनी ही पार्टी में, अपने ही बीच में, और भले ही बाहर से उनको जो भी समर्थन मिले ना मिले, लेकिन जो एंड की बात है, डेमोक्रेसी है नेपाल, डेमोक्रेसी भी बहुत जबरदस्त है, नई डेमोक्रेसी है, इसलिए उसमें बहुत तीव्रता होती है, लोग बड़ी उत्सुकता से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप नोटिस करिएगा, ओली जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने
जो मैं मानता हूँ इस एक पॉइंट पे आसान आऊंगी सर माफी के साथ, क्योंकि तस्वीरें और इस खबर को समझाना, देखिए मैं जब चर्चा लेकर आती हूँ डिस्कशन, क्योंकि मैं डिबेट करने में नहीं, लोगों को बात समझाने में यकीन रखती हूँ। हम धार्मिक इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन, प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको वहां पर दिखाई दे रही है, और पशुपतिनाथ मंदिर में भी 2018 की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केदारनाथ से पशुपतिनाथ मंदिर का रिश्ता है, आधा भाग पशुपतिनाथ मंदिर का, आधा भाग केदारनाथ को माना जाता है। दोनों ही भगवान शिव के मंदिर हैं। और अब जो नेपाल संकट है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ गई है। प्रधानमंत्री जो है नेपाल के ओली, वो इस्तीफा दे सकते हैं। इससे सीधा सा संकेत क्या है, मतलब क्या है? भारत विरोधी सरकार को झटका है। अभी आपने वीरेंद्र जी को भी कहते हुए सुना, जो हमसे ये कह रहे थे कि नया नेपाल बनाना चाहते हैं, ऐसा नेपाल जिसमें शायद चीन का अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में ये विरोध के सुर बुलंद हुए हैं। कुल मिलाकर ये मैसेज साफ है कि भारत विरोधी एजेंडा नहीं चलने दिया जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज साफ है। सरकार पर संकट के पीछे किसको बता रहे हैं ओली? प्रधानमंत्री ओली बता रहे हैं भारत को, जबकि प्रचंड ये कह रहे हैं कि भारत थोड़ी इस्तीफा मांग रहा है आपसे, पार्टी आपसे इस्तीफा मांग रही है। और ये प्रचंड बोल रहे हैं जिनके साथ उनकी इस वक्त अनबन है। ओली के बिना पार्टी नेताओं की बैठक हुई, ये सिर्फ खबर भर नहीं, भारत समर्थक पीएम चुने जाने के संकेत हैं, ये खबर है। आपको एक बात समझनी है, मैं बार बार आपके सामने कुछ बातें दोहरा रही हूं, दोनों देशों के संबंधों को पारंपरिक ऐतिहासिक बता रही हूं। आज नेपाल को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री ओली। ओली की नाकामी पर सफाई देने की कोशिश के तौर पर आप इस खबर को समझिए। तो हम आपको बाकायदा इंफॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं, उसका एनालिसिस भी दिखा रहे हैं, और हम यहां पर यह कोशिश करें कि तथ्य आप तक पहुंचे, जिंगोइज्म ना पहुंचे, तथ्य आप तक पहुंचे, इस खबर को आप समझें। हमारे साथ डॉक्टर निर्मलानी अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, जी न्यूज के साथ आप जुड़े हैं सर। तस्वीरें हमने दिखाई पशुपतिनाथ की भी, केदारनाथ की भी, राम बारात भी निकलती है हर साल सर, सब कुछ होता है, सदियों पुराने रिश्ते, पासपोर्ट का बंधन नहीं सर। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई नेपाल के सामने कि दोस्त को ही भूल गए? नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे भारत में अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, उसी तरह से नेपाल में भी अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। अगर आप नेपाल कहेंगे तो वहाँ भी वैचारिक विविधता है, इसको आपको समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि नेपाल और भारत के बीच में जो हजारों सालों से एक संबंध रहा है, उस संबंध को हमें आगे बढ़ाना है, उसको न सिर्फ कायम रखना है बल्कि उसे और ऊंचाइयों पे ले जाना है। तो इसको भी हमें समझना है। तो ये राज्यों के जो बीच में होता है अनबन विवाद, ये बहुत पहले से होता है। अगर आप कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे, तो पड़ोसी से किस तरह के व्यवहार उस वक्त होते थे वहाँ भी मिलेंगे। तो नेपाल और भारत में, नेपाल और चीन में ऐसा आरोह अवरोह कभी बहुत अच्छा रहा है, कभी कभार वहाँ टेंशन भी हुए हैं। तो अभी नेपाल और भारत जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है उसका कुछ ठीक तरह से वहाँ पता नहीं है। इस कारण से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और वहाँ क्या हो रहा है यहाँ सभी को पता थोड़ा चलता है। चीनी मिलावट हो रही है ना सर, नेपाल में तो चीनी मिलावट हो रही है ना सर? नहीं, क्या है कि नेपाल चीन और भारत के बीच में है, और चीन और भारत से हमारे जो संबंध है दोनों हजारों साल पुराने हैं। और भारत से जब वहाँ ब्रिटिश थे तब हमारा बहुत बड़ा वार हुआ था। उसी तरह से चीन से भी हमारा इतिहास में ये रहा है कि हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन बाद में जाके जब ट्रीटी हुआ उसके बाद से भारत से और चीन से दोनों तरफ एक अच्छा संबंध रखा जाए, ये प्रयत्न ये होता रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि राजनीति में ये इक्वेशंस बदल जाते हैं। ओली जी, कभी नेपाल में कहा जाता था कि वो भारत के सबसे निकटतम व्यक्ति कहे जाते थे, लेकिन अब जाके वो थोड़ी दूर हुए हैं। तो प्रचंड को कभी कहा जाता था भारत के दूर विरोधी थे, अभी कह रहे हैं कि तो बस आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल इक्वेशन बदली है। डॉक्टर निर्मलानी अधिकारी, आप ये कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशन बदली है आपके हिसाब से? हाँ, नक्शे का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो नक्शे को लेके विवाद था वो क्या था फिर? नहीं, नक्शे के लिए भी क्या था कि नेपाल ने ऑफिशियली भारत को जो स्टेटस को है उसको कायम रखने के लिए इन्फॉर्म किया था। लेकिन जब वहां के रक्षा मंत्री ने एक रोड को उद्घाटन कर दिया तो यहाँ ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया। ऐसा नहीं है कि अभी
अभी हाल ही में आके ये विवादित हुआ, ये तो पहले से है। सर मैं उसी नक्शे विवाद की बात कर रही हूँ जिसे लेकर जी न्यूज ने एक खबर चलाई थी कि नक्शा पहले पास कर दिया, अब उसके सबूत ढूंढ रही है। उसके बाद सबूत ढूंढ रही थी कि कैसे साबित करेंगे। ओली सरकार जो थी उसके सबूत ढूंढ रही थी। वीरेंद्र जी बिल्कुल जी आदित्य मैं सुन रहा हूँ। जी नक्शा पहले पास कर दिया, सबूत बाद में। जी न्यूज की खबर में हमने दिखाया, जी न्यूज के पास ये जानकारी आई कि ओली सरकार सबूत ढूंढने बाद में निकली। कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए कदम पहले उठा दिया। ये कमजोरी हमारे नेपाल सरकार की तरफ से हुई थी। उसको मैंने भी इस बात को कहता हूं कि हाँ ये हमारे नेपाल सरकार की तरफ से कमजोरी हुई थी और इसका जवाब मुझे लगता है नेपाल सरकार देगी। लेकिन मैं एज अ जर्नलिस्ट, मैं एज अ पत्रकार जो बताऊंगा, तो देखिए ये नक्शे वाला मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। ये नक्शे वाला मुद्दा बरसों पुरानी मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि जब वहां पे मोदी साहब आ गए या नेपाल में ओली साहब आ गए तब जाके ये मुद्दा हो गई, ऐसा भी बात नहीं है। मुद्दा बहुत पुरानी मुद्दा है और इसको सलटाया क्यों नहीं गया, ये दोनों देश के सवाल है, दोनों देश के शासकों पे सवाल है कि इसको सलटाया क्यों नहीं गया। क्योंकि नेपाल की तरफ से भी इसको समाधान नहीं किया गया और भारत की तरफ से भी समाधान नहीं किया गया, क्योंकि भारत भी मानती है कि ये मुद्दा पुरानी मुद्दा है और ये विवादित मुद्दा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओली साहब ने अपने आप जो भी आप बना रहे हैं विवादित मुद्दा तो आप बना रहे हैं। सुनिए जरा, सुनिए प्लीज सुनिए। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गोरखनाथ से नेपाल के संबंध सूत्र किस तरह से हैं। तो अपने दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं, आपको भी याद दिला देती हूँ क्योंकि हम ह्यूमंस को भूलने की थोड़ी सी आदत होती है, तो दोहरा देती हूँ। गोरखनाथ मंदिर और नेपाल का संबंध सदियों पुराना है। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से कहा जाता है कि नेपाल राजवंश के उद्भव हुआ। नेपाल राजवंश के मुकुट की अगर बात करें तो उस पर भी गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका है। यहाँ तक कि नेपाल राजवंश जो है वो गोरखनाथ मंदिर को हर साल खिचड़ी चढ़ाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर में भी गोरखनाथ भगवान का मंदिर है। वीरेंद्र जी, नेपाल में बड़ी संख्या में गुरु गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल आदित्य, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल में पहली बार आए थे, 17 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल में आए थे, तो हमारे नेपालियों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा भी लगाया था। हमने प्यार भी किया था। ऐसा नहीं कि हम भारत से नफरत करते हैं, कोई भी नेपाली भारत से नफरत नहीं करते हैं। मुद्दे अपनी जगह पे हैं और बातें अपनी जगह पे हैं। यदि भारत पे कोई छोटा सा भी कुछ हो जाए तो पहले नेपाली ही जाएंगे, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। नेपाल में भी नेपाली को कुछ हो जाएगा तो पहले भारत ही आएंगे, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जहां तक सरकारें की बात है, जहां तक सरकार में विचारधारा की बात है, तो वो भी अपनी जगह पे है, उसको भी देखना चाहिए और इसमें दोनों देश अपना जो है समाधान निकालना चाहिए। इसमें आम जनता को, आम पब्लिक को हम नहीं कर सकते हैं, इसमें वो नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा बात आपको हम नक्शे को लेकर भी बताना चाहेंगे कि जब नक्शा वाला मामला आया नेपाल में तो कोई भी नेपाल की नहीं, नक्शे को लेकर आप बोल चुके हैं। सुनिए, आपने ये कहा कि अलग अलग विचारधारा है। वीरेंद्र जी, आपने ये कहा अलग अलग विचारधारा है, तो कम से कम आप ये तो मान रहे हैं ना, आप जो मौजूदा विचारधारा है, जो ओली जी की विचारधारा है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ रुख रखती है। वो विचारधारा इस वक्त जोर पकड़ रही है नेपाल में। उसको पुश करने की कोशिश जो चीन कर रहा है, वही तो मैं चीनी मिलावट से दूरी बात कर रही हूँ। लेकिन आम नेपाली तो उस विचारधारा को मानता नहीं है, क्योंकि हमने तो लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी देखी हैं। नेपाल से लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आई है। मनजीव सिंह पुरी जी अदिति जी, आई एम सॉरी, ये तो मेरा तो बहुत बार ये ब्लॉक हो गया, मेरे को सर मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर, माफी के साथ रोक रही हूँ। विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट है वो बता रही हूँ। भारत नेपाल के रिश्ते काफी पुराने हैं। व्यापारिक संबंध पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ये नेपाल के साथ रिश्तों पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान है कि व्यापारिक संबंध पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। मनजीव सिंह पुरी जी, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि जो ओली जी की विचारधारा है वो जाहिर तौर पर एंटी इंडिया रुख रखती है। लेकिन हम और आप दोनों ही ये बात भी अच्छी तरह समझते हैं कि ग्राउंड पर हिंदुस्तान के साथ जो प्रगाढ़ संबंध है वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने नेपाल से प्रोटेस्ट की तस्वीरें बीते दिनों में एक बार नहीं बल्कि बार बार देखी हैं। देखिए अदिति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस दौरान पिछले कुछ हफ्तों में भारत और नेपाल ने एक MOU साइन किया है, जिसमें भारत पशुपतिनाथ मंदिर जो है उस एरिया में एडिशनल सैनिटेशन फैसिलिटी डेवलप करेगा। आप नोट करिएगा कि इस किस्म के, जिसको कहते हैं बहुत ही डिफिकल्ट कूटनीतिक समय पे
लोगों के साथ बहुत जुड़ी हुई है। अब मुझे आप 2 मिनट जरा ये नक्शे के बारे में कहने दीजिए। देखिएगा, 2 देश जो बहुत करीब के नेबर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और लोगों के संबंध। अगर आप एज अ सरकार इन 2 चीजों में दखल अंदाजी करें, और वो भी ऐसी दखल अंदाजी करें जिसको बाद में चेंज करना या ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने ना तो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा हित की बात की, ना किसी और लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए। और दोनों देशों की जो मित्रता है उसमें जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत दरार डालने की, तो थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा दरार डालने की कोशिश की। अब आपने दूसरों के कहने से, दूसरों के बैकस्टॉपिंग से या अपने कारण की, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, नेपाल में डेमोक्रेसी मूवमेंट में रहे हैं, कम्युनिस्ट मूवमेंट में रहे हैं। आपको अपने आप पता होना चाहिए था कि ये जो रिश्ते हैं ये लोगों को बाइंड करते हैं, ये लोगों को भूगोल से और इतिहास से जोड़ते हैं। आपको इन रिश्तों पे हाथ लगाने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए था, और मैं मानता हूं कि ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और इस दरार को भरना ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी मिलावट हो, याद रखिएगा वो मिलावट ही है। असली चीज या चाय दूध है या जो भी है, वो मिलावट ही रहेगी, उतना ही रहेगा उसका भाव, क्योंकि हम लोगों के बीच में जो है लोगों के लेवल पे, स्तर पे चीजें हैं। और आज जो आप देख रहे हैं कि ओली जी को चुनौती मिल रही है अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से, उन्हीं लोगों से जिन्होंने नक्शे के समय जाके उनके साथ वोट दिया। क्यों वो लोग दे रहे हैं? क्योंकि ये देख रहे हैं कि लोग जो है वो कह रहे हैं भाई साहब ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी अपनी राजनीति के लिए गेम खेलिएगा, उससे ज्यादा नहीं। सर, की लाइन थी कि मिलावट टिक नहीं सकती, तो चीनी मिलावट भी नेपाल में ज्यादा वक्त टिक नहीं पाएगी। आप सभी का, आप तो खैर थिंक टैंक रहे हैं, तो आपकी बात को तो हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। जब आप ये बात कह रहे हैं तो ग्राउंड पर जो चल रहा है, ग्राउंड की जो हकीकत है, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव आपके पास है, वो वजन आपकी इस बात में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बात आप समझिए, जो ग्राउंड रियलिटी